क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है आज, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद में जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, मतलब जो एग्जाम्पल्स है उनको भी सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरी, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद में हम आगे चलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर। देखिए यहाँ पे अपने पास में जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। हमारे पास में क्या वर्ड लिखा हुआ है? हमारे पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसमें दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रो और दूसरा है हमारे पास में मैग्नेट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक इलेक्ट्रो है और दूसरा है हमारे पास में मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो से हमारा मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेट हुआ जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। बहुत सालों तक लोगों को ये लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दोनों एक दूसरे से अलग सब्जेक्ट्स माने जाते थे। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद में धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग नहीं होके दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म मिलता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिल सकती है। तो जब दोनों सब्जेक्ट हमारे कंबाइन होते हैं तो उन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रोल कहाँ है, कहाँ पे ये हमें यूज आता है, या फिर हम अपने आसपास कहाँ पे इस फिनोमेना को देख सकते हैं। तो अगर डे टू डे लाइफ में हम देखें तो जो भी जनरेटर्स हैं, हमारे घरों में लाइट रहती है, कई बार लाइट चली जाती है, जनरेटर ऑन करते हैं और फिर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। डायनेमोज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो एक बार आप लोग इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एसी जनरेटर्स नहीं है। तो जब जनरेटर्स नहीं है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेवलपमेंट में नहीं होगी, जो हमारे आसपास में नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह काम आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक डायनेमोज, ट्रांसफॉर्मर्स, इन सब जगहों पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमारे आसपास देखते हैं। अब हम अभी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है उन दोनों को पुराने जमाने में बोला जाता था कि दे बोथ आर डिफरेंट। लेकिन उसके बाद में एक ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट है, ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा, उन्होंने ऐसा देखा कि वो कोई अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो टेबल थी उसके ऊपर एक सर्किट बना रखा था जिसमें कुछ वायर्स थे, बल्ब था और कुछ इस तरह से ज्वाइन किया हुआ था, एंड ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। और जो उनकी टेबल थी उसी टेबल के ऊपर उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को भी रख रखा था। अब जब ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया, जब स्विच को ऑन किया, तो स्विच को ऑन करने से उनको एकदम से ऐसा लगा कि जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये जो मेरी टेबल पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है वो क्या हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। उनको एकदम से वहां पे डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कोई वायर था, कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, हमने कहा इसको किसी बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है, और जब इसको स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रखा है जिसकी इस निडल में क्या हो रहा है, इस निडल में डिफ्लेक्शन आया। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, ऑर्स्टेड ने इस वाले डिफ्लेक्शन को जब यहाँ पे देखा तो उन्होंने स्विच को ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया। तो इस तरह से उन्होंने ये जो चीज थी उसको इन्होंने देखा। जब ऐसा किया
तो ऐसा करने के बाद में उन्होंने यहाँ से एक बात कही कि अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो हो रहा होगा तो वहां पे उसके आसपास में, हमने कहा ये कोई वायर है और इस वायर में से करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फिर मैग्नेटिक कंपस तो वहां पे डिफ्लेक्शन देगी नहीं, क्योंकि जब हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आएंगे तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे तो ही फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखेगा। तो यहाँ से ऑस्टेड ने कहा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो यहाँ से क्या बात आ गई, यहाँ से बात आ गई कि अगर हमारे पास में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट से यहाँ पे किसका जनरेशन हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हुआ। तो ये हमारे पास में एक पहला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये पहली बात हमने देखी। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, फैराडे, और उनके साथ में एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट है। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अगर हमारे पास में यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इसको हमने किसी गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें करंट बताता है कि यहाँ पे इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस वायर को यहाँ पे रख रखा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, फैराडे और हेनरी नाम के साइंटिस्ट हैं। फैराडे और हेनरी जो हैं, इन दोनों ने क्या किया, हमारे पास में यहाँ पे कोई भी ये करंट लूप रखा हुआ है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कंडक्टर को हमने क्या किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा है। तो जब गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर अटैच हुआ है, और अब फैराडे ने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट को इसके पास लेकर आए। जब वो मैग्नेट को इसके पास लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, ये जो मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को इस लूप के अंदर लेके आए, फिर इस लूप को बाहर लेके गए, फिर मैग्नेट को अंदर लेके आए, फिर लूप से बाहर लेके गए। तो जब यहाँ पे ये वाला फिनोमिना हो रहा था तो फैराडे ने क्या देखा, फैराडे ने देखा कि जब ये मैग्नेट इस करंट कैरिंग लूप के अंदर आती है या बाहर जाती है, जब मोशन हो रहा होता है, तो उस टाइम में ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे करंट मिल रहा है हमें। मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर ने कुछ करंट को डिटेक्ट किया। अब आप देखो, हमने तो नॉर्मल सा एक वायर लिया था, नॉर्मल से वायर को गैल्वेनोमीटर से हमने अटैच कर रखा है, कोई बैटरी नहीं, कोई स्विच नहीं, कुछ नहीं लगा रखा। अब अगर हम उसके पास में मैग्नेट को ऐसे मूव करवाते हैं कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से, तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, तो इसका मतलब उस करंट जो लूप है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस किया। देखिए दो एक्सपेरिमेंट, दोनों में हम क्या बता रहे हैं, पहले वाले में करंट कैरिंग लूप था, उसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड को जब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से यहाँ पे हमें करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्या हो गए, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, वो दोनों इंटर रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म को ले सकते हैं और मैग्नेटिज्म से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। ये इन दो एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे पता चला। अब जब फैराडे ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अभी हम फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो देखो, जब
फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट करने से उनको पता चला कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, हमें वहां पे करंट मिलता है। तो फैराडे ने जाके जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उनमें अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के बाद में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को वहां पे लाइव करके भी बताया और कहा देखो ऐसे ऐसे अगर हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। जब वो ये वाली परफॉर्मेंस दे रहे थे और जब वो साइंटिफिक कम्युनिटी को अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे थे तो साइंटिफिक कम्युनिटी में से किसी ने उनसे पूछा कि इसका यूज क्या है। भाई तुम जो भी ये एक्सपेरिमेंट करके लाए हो, जो भी चीज तुम हमें बता रहे हो, आखिर उसका यूज क्या है? कुछ काम तो आता होगा, ये तो काम क्या है इसका? तो फैराडे ने कहा कि अभी अभी एक बच्चा जन्मा है, तुम बताओ उस बच्चे का यूज क्या है। समझ रहे हैं आप बात को? एक छोटा बच्चा जन्मा है, उस बच्चे का यूज क्या है? यू नेवर नो कि ये बच्चा बड़ा होके कल्पना चावला बन सकती है, ये जो बच्ची है वो बड़ी होके कल्पना चावला बन सकती है, सुनीता विलियम्स बन सकती है, ये बच्चा बड़ा होके महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, ये एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हमें नहीं पता है ना कि उसका यूज क्या होगा, बट अभी अभी बच्चा जन्मा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ये हमें देगा। तो इस तरह से फैराडे ने जो अपनी बात थी उसको साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखा और कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा, हम लोगों को एक रिवोल्यूशनरी यहाँ पे चीज़ मिली है और इस चीज़ से हम हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे बहुत आगे कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो फैराडे के हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ, इससे फिर बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें बनी, जो भी हम लोगों को आज हमारे आसपास में ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिखते हैं उन सब में कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता ही होता है। ठीक है, तो ये इतनी बात हमारी यहाँ पे हो गई। इतनी बात होने के बाद में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया कि माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है, मतलब अब हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट एंड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अगर करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जैसे वोल्टेज होता है उसी वैसे ही ईएमएफ ही है, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो अगर हम करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, तो इसका मतलब वो क्या प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मतलब अगर हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, चेंज करने पे अगर हम लोगों को कोई करंट मिलता है तो हम उस करंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं हम उस करंट को? वी कॉल इट द इंड्यूस्ड करंट। मतलब एक हमारे पास क्लोज सर्किट है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा? जो हमने मैग्नेट ले रखी है उसको हम लोगों ने इस तरह से वेरी करवाया। जब हम उसको वेरी करवाते हैं तो हमें वहां पे करंट मिलता है, उस करंट को हम लोगों ने नाम दिया यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट। तो ये हमें इंड्यूस्ड करंट मिला और वहां पे जो ईएमएफ मिल रहा है दैट ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस तरह से हमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। अब बात आती है उन फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स की जिनसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना मिला। तो आखिर ये एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे जिनसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना मिल रहा है? देखो, सबसे पहले हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था वो क्या था? उसके अंदर फैराडे ने एक कॉइल लिया और ये जो कॉइल था इसको यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर से अटैच करके उन्होंने यहाँ पे इसके पास में एक मैग्नेट लेकर आए और उन्होंने क्या देखा कि जब ये मैग्नेट को इसके अंदर की तरफ लेकर आते हैं,
तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आता है इस तरह से। अब जब ये इस मैग्नेट को वापस बाहर की साइड लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो मतलब कि जब भी मैग्नेट अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन उनको दिखाई दिया। जब अंदर आई तो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा, तो जब ये मैग्नेट वापस बाहर की साइड जा रही है, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जो ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया। तो पहला तो बात यहाँ पे इन्होंने क्या नोट की, पहली बात तो ये नोट की यहाँ पे फैराडे के एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर आएगा, मैग्नेट अगर अंदर आएगी तो वो करंट को इंड्यूस करेगी और उस करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब ये मैग्नेट जब वापस बाहर जा रही है तो इस करंट का डायरेक्शन चेंज होके इधर हो गया। अब पहला ये मिल गया इनको। अब दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात में जो ये मैग्नेट थी उसको फैराडे ने यहाँ पे स्टेशनरी रखा, मतलब अब ये इसको ना अंदर लेके जा रहे हैं ना ये इसको बाहर लेकर आ रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इस वाली मैग्नेट को यहाँ पे स्टेशनरी रख रखा है। तो जब मैग्नेट एक जगह पे स्टेशनरी है, वो ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। ध्यान देने वाली बात है, जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो उस टाइम में आपको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। जब मैग्नेट मूव कर रही है, या अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, सिर्फ तभी का हम लोगों को यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखता है, अदरवाइज स्टेशनरी मैग्नेट में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। तो ये इन्होंने दूसरी बात यहाँ पे देखी। अब क्या किया, थर्ड वाले में इन्होंने जो ये मैग्नेट ले रखी है, इसको पहले ये कैसे लेके जा रहे थे, एक पर्टिकुलर इनका कोई पेस था जिसके साथ ये इसको अंदर लेके जा रहे थे, वापस बाहर लेके आ रहे थे। अब इन्होंने इस मूवमेंट को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अगर ये मैग्नेट बहुत तेजी से और अंदर बाहर कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से इस कॉइल के अंदर लेके जा रहे हैं और बहुत तेजी से इसको वापस भी बाहर लेके आ रहे हैं, अगर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा होता है तो उस टाइम में यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन कैसा दिखता है, वो ज्यादा दिखता है। पहले जहां पे निडल हल्की सी ऐसे हो रही थी, अब वो काफी ज्यादा इधर की साइड में डिफ्लेक्ट होगी क्योंकि मूवमेंट काफी फास्ट हो गया। अगर मूवमेंट को हम स्लो कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी स्लो आता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तीसरा फैक्ट हम लोगों को पता चला। तो पहली बात, जब भी कोई कॉइल होगा उसके पास में हम मैग्नेट को लेकर आएंगे या लेके जाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे, तो उस वाले कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और जो ईएमएफ वहां पे प्रोड्यूस होता है उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। उसके बाद में दूसरा बात कही कि अगर इस मैग्नेट को आप बिल्कुल भी मूव नहीं करवाओगे, अगर आप इसे स्टेशनरी रखोगे, अपनी ही जगह पे रखोगे, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम आगे भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी में हमें कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता। फिर अगर मूवमेंट को फास्ट करवा दिया जाता है, तो फास्ट मूवमेंट अगर होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें ज्यादा दिखाई दिया। ज्यादा दिखाई देने से क्या मतलब होता है, ज्यादा का मतलब हुआ कि करंट ज्यादा इंड्यूस हुआ, डिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब करंट ज्यादा इंड्यूस। तो जितना ज्यादा फास्ट मूवमेंट होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की। दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे क्या किया गया, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में अब इन्होंने ये एक जो कॉइल था उसको तो ऐसा का ऐसा ही रखा। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पास में जो फैराडे थे उन्होंने पास में यहाँ पे एक दूसरा कॉइल रखा और इस कॉइल के साथ में एक बैटरी को यहाँ पे अटैच कर रखा है। जब इसको यहाँ पे बैटरी से अटैच किया और स्विच को ऑन किया तो मतलब इसमें से एक करंट फ्लो होने लग गया। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे पास में हमने क्या रख रखा है, पास में हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉइल रख रखा है जिसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ये वाली बात इतनी क्लियर है अपने को। अब देखो, अब अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्टर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे,
उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, यहाँ पे ये वायर है जिसमें से करंट पास हो रही है, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो वो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करेगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट ना लेके अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर लेती हूँ तो वो भी मेरा कैसे बिहेव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ मैग्नेट। तो ये कॉइल कैसा है हमारा, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या किया गया, अब ये जो कॉइल था इसको इधर लेके आए, जब इसको पास में लेके आए तो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इस कॉइल को वापस इधर लेके गए, गैल्वेनोमीटर में ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, इसको हमने स्टेशनरी रख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, स्टेशनरी रख दिया, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो मतलब जो मैग्नेट को पास में रखने से जो हम लोगों को यहाँ पे चीजें दिखाई दी थी वो सेम टू सेम चीजें हमें कब मिल रही है, जब हम कोई एक करंट कैरिंग यहाँ पे लूप को रख रहे हैं। तो मतलब वो करंट कैरिंग लूप भी क्या है, एक मैग्नेट है, और वो मैग्नेट होने की वजह से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे थे। स्टेशनरी है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो फैराडे ने कहा कि अगर रिलेटिव मोशन होता है तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये दूसरे एक्सपेरिमेंट तक की हम बात कर रहे हैं, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया ये, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 तक हमें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मोशन हो रहा है, क्योंकि हम मैग्नेट को भी अंदर बाहर कर रहे थे तो उसका भी मोशन था। हम यहाँ पे जो ये लूप ले रखा है, कॉइल ले रखा है, इसको भी पास में लेके आ रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं, मतलब इसका भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका भी यहाँ पे मोशन हो रहा है। अब आया तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में फैराडे जी क्या करते हैं, तीसरे एक्सपेरिमेंट में जो हमारे फैराडे हैं उन्होंने ये जो कॉइल लिया था इस करंट कैरिंग लूप को यहीं पे रखा, इसके साथ में यहाँ पे बैटरी से इसको अटैच कर दिया, और जो ये करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है इस करंट को अब वो क्या करवाने लग गए, इस करंट को उन्होंने अब इंक्रीज किया और डिक्रीज किया। अब ध्यान देना बात, तीसरे एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रही हूँ नाउ, ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जो रिलेटिव मोशन की बात करता था। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे आ गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, देयर इज नो मोशन ऑफ द लूप। हम लूप को ना अंदर लेके आ रहे हैं ना बाहर लेके जा रहे हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, लूप के अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा। अब क्या किया जा रहा है तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में, तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को कभी हम इंक्रीज कर रहे हैं, कभी इस करंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं। जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखता है, जब हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन अगर कांस्टेंट करंट है, फिर से ध्यान देना, अगर कांस्टेंट करंट है, यहाँ पे करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो अगेन वी डू नॉट गेट एनी डिफ्लेक्शन, हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता। जैसे जब हम लूप को स्टेशनरी रखते थे, जब हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते थे और हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता था, वैसे ही जब हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं तो हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर करंट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं करंट को अगर हम चेंज करते हैं तो हम कहते हैं हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो फैराडे के तीसरे एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बोला, फैराडे के तीसरे एक्सपेरिमेंट ने हमें बोला कि इसका मोशन करवाना जरूरी नहीं है, जो दूसरी वाली चीज हम ले रहे हैं इसको मूव करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपली अगर इसके करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो भी हमें दूसरे वाले में इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। तो ये थे हमारे 3 फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट, और इन एक्सपेरिमेंट से हमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पता चलता है। तो ये आगे स्लाइड में हमने इन्हीं के बारे में बता रखा है। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो नॉर्थ साउथ इस तरह से आपकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मैंने नोट्स में बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, मतलब जो बातें मैंने आपको बताई है अभी अभी वर्बली
उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इन केस अगर आप ये क्लास होने के बाद में रिविजन करते हैं तो रिविजन में भी आपको क्या रहेगा, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा इस तरह से यहाँ पे चल रहा है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये कि अगर साउथ पोल लेके आ रहे थे तो कुछ हमें डिफ्लेक्शन मिल रहा था एक साइड में, अगर हम नॉर्थ पोल को लेके आते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे करंट, ये एक लूप रखा जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगेन इसका भी जब हम मोशन करवाते हैं तो हमको इसी तरह से कुछ कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जो मैग्नेट के केस में मिले थे। तो मैग्नेट और करंट कैरिंग लूप इन दोनों के रिलेटिव मोशन पे हमें सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स मिले। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में अब यहाँ पे मूवमेंट नहीं था, अब यहाँ पे सिर्फ करंट का इंक्रीज और डिक्रीज था, या फिर हम कहते हैं जैसे ही हम जो की है उसको ऑन करते हैं डिफ्लेक्शन दिखता है, जैसे ही ऑफ करते हैं डिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन कांस्टेंट करंट है तो नहीं दिखता। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ने बोला कि रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है, रिलेटिव मोशन के बिना भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को हम बोलते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को हम कहते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट, और थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं करंट इंड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग करंट। तो इस तरह से हमारे पास में ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है एक मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पे बात आ रही है। तो अब बात आ रही है कि आखिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, मैंने जब आपको बताया, मैंने आपसे जब कहा कि हमारे पास में ये यहाँ पे एक कॉइल था, इस कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था, और इसके पास में अगर हम किसी भी मैग्नेट को लेकर आ रहे थे, जब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे थे तब तो इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा था, और जब ये स्टेशनरी थी उस टाइम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ऐसी बात मैंने आपको कही कि जब ये स्टेशनरी है तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। या फिर मैंने कहा जब करंट कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा, जब करंट भी हमारा कांस्टेंट है उस टाइम में भी हमें कोई इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलता। हमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कब मिलता है, जब हमारा चेंज होता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर जो हमारा करंट है उसमें अगर चेंज हो रहा है तो ही हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। तो कहने का मतलब है वो जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वही क्या कर रहा है, वही करंट को इंड्यूस्ड कर रहा है। और ये जो मतलब हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक एरिया ले रखा है ए, यहाँ पे एरिया ले रखा है बी। अब अगर इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं और हम कहते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इस एरिया में, ये एरिया कौन सा, एरिया ए, इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस हो रही है तो कुछ इस तरह से क्रॉस होगी। अगर ये एरिया बड़ा है तो यहाँ पे इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो क्रॉस हो रही है। तो हम कहते हैं कोई भी एरिया है, उस एरिया से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है उसके परपेंडिकुलरली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक कोई एरिया है, उस एरिया का एरिया वेक्टर होगा। अब देखो एरिया वेक्टर वगैरह ये सब हमने कब पढ़े, ये सब हम चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं। तो एरिया वेक्टर हो गया या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ये सारी चीजें प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया नॉर्मली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही है। तो कोई भी एरिया में
कितना नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस कर रही है, और कैसे क्रॉस कर रही है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो उन नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम क्या कह देते हैं, वी कॉल इट द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कैसे, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक पर्टिकुलर कोई रिमोट है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये इसका एरिया है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी, तो इस एरिया को जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने क्रॉस किया वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब मैंने इसकी जगह यहाँ पे एक दूसरा एरिया ले लिया, दूसरा एरिया थोड़ा सा कम है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी उनको, उसको भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया कम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया क्योंकि कम नंबर ऑफ लाइंस इसको क्रॉस कर रही है। यहाँ पे एरिया थोड़ा ज्यादा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो किसी की भी एरिया को जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है उसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इसको रिप्रेजेंट करने के काम आ रही है। अब हमने कहा इसके अंदर हमने कोई एक रेक्टेंगुलर लूप रख रखा है, तो इस रेक्टेंगुलर लूप का कोई एरिया होगा, उस एरिया का वेक्टर हमने ये वेक्टर ले रखा है, एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे जा रहा है। तो जितना नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही है दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। डेफिनेशन अगर एक इंग्लिश में देना चाहें तो वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लेट वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे हैं कि कितने घंटे का सेशन है। मैं देखो पूरा चैप्टर ही आज सोच रही हूँ कि थ्योरी आपको कवर करवा दूं, तो इसमें टाइम तो लगेगा। अगर अपने को लगता है कि 2 घंटे से पहले पहले अपना ये चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स करवा दूंगी। इन केस अगर आप लोग थकोगे नहीं, मतलब मैं तो पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग एक्टिव रहोगे, यहाँ पे रहोगे, तो मैं आप लोगों को इसके एनसीईआरटी के जो लास्ट के एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स के बाद में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व करवा दूंगी। तो ये डिपेंड्स ऑन यू, आप कह रहे हो ना कितने घंटे का है, तो ये आप पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि कितने देर तक आप लोगों का स्टेमिना है यहाँ पे रुकने का, पढ़ने का। मैं पूरा चैप्टर आपको विद एग्जाम्पल्स विद क्वेश्चंस करवा सकती हूँ। हाँ बेटा, मैं आज ही सोच रही हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ ताकि अपने को रोज रोज एक ही चैप्टर में नहीं रहना पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने क्या कहा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई चीज हमने रख रखी है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे, कितनी नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया को क्रॉस कर रही है, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, दे टेल अस अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल है मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का। अब देखो जब मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताई तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई पर्टिकुलर एरिया है मतलब इसका कुछ एरिया ऑफ वेक्टर होगा, ये किसी एंगल पे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, 0 डिग्री पे भी हो सकता है, किसी एंगल थीटा पे भी हो सकता है, तो किसी एंगल पे ये रखा हुआ है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया को क्रॉस करती है उसे हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वर्ड आया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड आया, एक हमारा एरिया आया, ठीक है, और एक एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड आया। तीन ही चीज है जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर करी। देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज द एंगल थीटा।
तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो वी से कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। तीन कौन कौन सी? पहली है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो ठीक है, बातें कम करेंगे बेटा क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाना है। मैं आप लोगों की चैट में सारे जितने भी आप लोग लिख रहे हैं वो मैं सारे पढ़ूंगी, सबके जवाब भी दूंगी मैं, लेकिन अभी एक बार फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद में मैं आपके सारे जो भी आप बातें बता रहे हैं मुझे, वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के उन सब के जवाब दूंगी। ठीक है, ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पूरे फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ओके ओके ठीक है बेटा, तो बातें नहीं करेंगे, बातों के जवाब आप लिखते रहो। आप यू आर फ्री टू राइट, आप आराम से चैट बॉक्स में लिखते रहो, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के जवाब देती रहूंगी, सबके जवाब दूंगी। बट अभी पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। तो हमने कहा हमारा फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। इसे हम लिखते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है जिसे हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब जरूरी तो नहीं है कि हमारा जो कॉइल है, ठीक है, जो कॉइल है वो सिर्फ एक ही टर्न वाला हो सकता है कि ये कॉइल कुछ इस तरह से n नंबर ऑफ टर्न्स वाला भी हो सकता है। तो जब n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसी भी कॉइल के, तो हम फ्लक्स को क्या लिख देते हैं, n बी मैग्नेटिक फील्ड, n नंबर ऑफ टर्न्स, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड cos थीटा। तो इट विल बी फाई इज इक्वल्स टू n बी ए cos थीटा। अब देखो, अब बात आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा। हम कहते हैं हमारे पास में फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू n बी ए cos थीटा। अब आप एक बार मैथ्स का यूज करेंगे और मैथ्स का यूज करके मुझे बताएंगे कि ये जो फाई है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी और इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी। तो देखो, अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कैसा है, इट इज 90 डिग्री। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उस वाले केस में क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये वैल्यूज प्री डिफाइंड है, आपको याद रखनी होती है। तो cos 90 की वैल्यू क्योंकि 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पे हम जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो लिखी हमने यहाँ पे आइडेंटिटी, वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स हो गया 0। फ्लक्स 0 मतलब फ्लक्स मिनिमम, कोई भी लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है एरिया वेक्टर को, फ्लक्स हमारा है ही नहीं, 0 है। 0 फ्लक्स कब होता है, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और 90 डिग्री का एंगल होना मतलब फ्लक्स क्या हो जाना, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब हम दूसरी पे बात करते हैं कि मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम वाले टाइम में जो cos की वैल्यू, cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब है कि जो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस वाले केस में मैक्सिमम फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करेगी, क्योंकि एरिया वेक्टर भी उसके परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको मैक्सिमम लाइंस, फील्ड लाइंस वहां से क्रॉस करेगी और हमें फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गेट द मैक्सिमम फ्लक्स एंड द मिनिमम फ्लक्स। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 0 डिग्री रखेंगे एंगल। मिनिमम कब मिलेगा, जब दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो वेबर होती है। वेबर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको
ऑनर देने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट को वेबर लिखा गया। अब यहाँ पे हमें देखो, कोई भी जब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी इफ वी स्टडी अबाउट, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो पैटर्न होता है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताओ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा हम क्या कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं अब आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ। तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा एन बी ए कॉस थीटा, हमने इसका फॉर्मूला बता दिया। तीसरी बात आती है कि अब आप इसकी एसआई यूनिट बताओ। तो हमने इसकी एसआई यूनिट बता दी कि वो होती है वेबर, ठीक है, वेबर इसकी एसआई यूनिट। अब चौथी बात आती है कि अब आप इस एसआई यूनिट को डिफाइन करो। आप कुछ भी उठा के देख लो, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी उठा के देख लो, सब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होगा, सारी फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले आप डेफिनेशन दोगे, फिर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला दोगे, देन यू विल गिव द एसआई यूनिट, देन यू विल डिफाइन द एसआई यूनिट। तो यहाँ पे भी हमने सेम किया। अब हमने एसआई यूनिट को डिफाइन करना है। तो देखो, एसआई यूनिट को डिफाइन करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। हमें क्या करना होता है, हमें जो ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे 1 वेबर को डिफाइन करना है। अब 1 वेबर मतलब 1 फ्लक्स। 1 फ्लक्स कब आएगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, b 1 होगा, एरिया 1 होगा और cos हमारा 0, मतलब cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। तो अगर हमारा ये 1 है, ये 1 है, ये भी हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, तो ये सारे 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देंगे, 1 वेबर दे देंगे, 1 फ्लक्स दे देंगे। तो हम इसी से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। हम डिफाइन कैसे कर देते हैं, अगर एक कोई कॉइल है जिसमें क्या है, एक टर्न है, टर्न कितना है 1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला का, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर का। तो उसमें से जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना होगा, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 वेबर। आ रही है बात समझ में। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला, फिर एसआई यूनिट, और अब एसआई यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, और एसआई यूनिट क्या है, वेबर। अब हम कह रहे हैं कि 1 वेबर को डिफाइन करो। तो 1 वेबर हमारे पास कब आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। अगर ये वैल्यू 1 चाहिए तो मतलब इधर भी 1 ही चाहिए होगा, ये सारी वैल्यू 1 करानी है। ये सारी की सारी वैल्यू 1 कब होगी, ये तब होगी जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ये भी 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 आ जाएगी। तो इस वाले केस में हमें 1 वेबर मिलेगा। अब डेफिनेशन डिफाइन कैसे किया हमने, इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया विच इज हेल्ड नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मतलब 1 टेस्ला, यहाँ पे 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, वी विल गेट 1 वेबर फ्लक्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हम देखो, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, तो मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, एसआई यूनिट को डिफाइन करते हैं, फिर हम बताते हैं कि वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से हमारा मतलब है, स्केलर क्वांटिटी से हमारा मतलब है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम इसके डायरेक्शन को बहुत ज्यादा कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स को मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम नेगेटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हम आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए ले रहे हैं, बट मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, कई बार क्या होता है, कई बच्चे कह देते हैं कि मैम जब हम स्केलर और वेक्टर पढ़ते हैं
तो हम कहते हैं कि स्केलर वो क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन बहुत बार तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। जैसे हम करंट का एग्जाम्पल ले लें, करंट में हम कहते हैं इसका तो डायरेक्शन होता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो करंट तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए ना, लेकिन मैम तो हमें बार बार बोलती रहती है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आखिर मतलब ऐसा क्यों, मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो हम उसे वेक्टर में कंसीडर कर लें। उसे वेक्टर के लॉस को भी फॉलो करना पड़ता है। क्लास 11th में हम वेक्टर के बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं। तो जो ये पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल का लॉ है, एडिटिव, कम्युनिटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो वेक्टर्स के लिए जरूरी होती है। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर के लॉ को फॉलो करती है तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, चाहे उसका डायरेक्शन ही क्यों ना हो। जैसे कि करंट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वो लॉ को फॉलो नहीं करती। अगर लॉ को फॉलो नहीं करती तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर वेक्टर के लॉ को फॉलो करेंगे, जो क्लास 11th में हम वेक्टर के लॉस पढ़ते हैं, तो ही हम किसी क्वांटिटी को बोल सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब आता है कि आखिर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका कॉज क्या है। जब हम फैराडे के हमने लॉ पढ़े, तो फैराडे के लॉ में हमने क्या कहा, कोई भी कॉइल होगा, उस कॉइल के आसपास में अगर हम किसी मैग्नेट को लेकर आते हैं, मैग्नेट को अगर लेकर आते हैं इसके पास में, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट हम लोगों को मिल रहा है। तो आखिर ये इंड्यूस्ड करंट मिल किस वजह से रहा है? तो हम कहते हैं जो कॉज है मैग्नेटिक, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का, दैट कॉज इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहेंगे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ही इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा। तो देखो, जब मैं फैराडे के लॉ बता रही थी तो मैं बार बार आपको कह रही थी जब स्टेशनरी है मैग्नेट तो कोई भी करंट नहीं मिल रहा, जब आपका करंट कांस्टेंट है तो कोई भी करंट नहीं मिल रहा, जब करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है, जब मैग्नेट आपकी मूव करती है, मोशन करती है, तो इंड्यूस्ड करंट मिल रहा था। उसका क्या मतलब था, जब ये मैग्नेट अंदर की तरफ जाएगी तो नॉर्थ पोल है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये इसके अंदर भी जाएगी, जब हम इसको अंदर की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इस एरिया को क्रॉस कर रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया को क्रॉस करती है, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर ज्यादा अब अंदर लेकर आ रहे हैं, जैसे ही अंदर लाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट मिल जाता है, क्योंकि देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमने क्या करा, अब हमने यहीं पे इस वाली मैग्नेट को रोक दिया, अब हम इसको मूव नहीं करवा रहे। अब मूव नहीं करवा रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस जो यहाँ थी वो वहीं की वहीं रह गई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। अब हम इसको वापस इधर ले जा रहे हैं, जब वापस इधर ले जा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जो इस एरिया को क्रॉस कर रही थी उनका नंबर कम हो गया। तो जब नंबर कम हो गया फिर से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ मतलब चेंज आया मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, यहाँ पे फिर से हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, मतलब इंड्यूस्ड करंट हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कब मिलेगा, व्हेन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपको, इंड्यूस्ड करंट आपको नहीं मिलने वाला। तो कॉज क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ।
ठीक है। अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करे 3 एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये सारी चीजें हम लोगों ने बता दी। अब फैराडे ने कुछ लॉ भी दिए। जो फैराडे ने यहाँ पे लॉ दिए, ओके ठीक है, सही बोल रहे हो आप लोग, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो अब फैराडे के लॉ ऑफ इंडक्शन में हम कहते हैं देयर आर 2 लॉज ऑफ इंडक्शन, मतलब फैराडे के 2 लॉ हैं, पहला लॉ दूसरा लॉ, इस तरह से हम इनको बोलते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, वो क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज नोन एज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अगर ये चेंज होता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट रहेंगे, अगर ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो गया, रुक गया, तो इंड्यूस्ड करंट भी नहीं मिलेगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कैसा है? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो ज्यादा इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, अगर कम चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में तो कम करंट मिलेगा। इसको प्रैक्टिकली कैसे बताया था? इसको प्रैक्टिकली बताया था जब हमने कहा कि मैग्नेट का मोशन बहुत तेजी से करवाया, बहुत तेजी से करवाया। अगर इतना तेजी से मोशन हो रहा है मैग्नेट का तो इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी बहुत तेजी से हो रहा है। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब करंट भी कैसा मिलेगा? करंट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत धीरे धीरे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा रहे तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी कैसे मिलेंगे? कम मिलेंगे। वहीं अब चलो अगर हम मोशन की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक कॉइल ले रखा है, पास में एक कॉइल ले रखा है और इसको हमने यहाँ बैटरी से कनेक्ट करके और इसके करंट को हम वेरी कर रहे हैं। अगर हमने करंट बहुत ज्यादा कर दिया तो हमें बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, क्योंकि देखो करंट यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होगा। करंट अगर ज्यादा होगा, करंट ज्यादा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस भी इसको ज्यादा क्रॉस करेगी, और जब ज्यादा लाइंस क्रॉस करेगी तो देयर विल बी मोर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट भी कैसा आएगा? इंड्यूस्ड करंट भी ज्यादा आएगा। वहीं अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो करंट को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि कम करंट है, फील्ड भी कम होगा। कम फील्ड होगा तो जो ये फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं वो भी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से ईएमएफ भी कम आएगा, इंड्यूस्ड करंट भी यहाँ पे कम आएगा। तो इस तरह से ई हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 - φ1 डिवाइडेड बाय टी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम कभी भी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने पे हम हमेशा यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फैराडे के सेकंड लॉ में k = 1 होती है। अब अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हमारा जो E है वो किसके बराबर हो गया? वो हो गया dφ/dt के बराबर, और यहाँ पे हम एक नेगेटिव का साइन लगाते हैं। इस नेगेटिव के साइन का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये जो नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे लगा रखा है E = -dφ/dt, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या करेगा? जिसने इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस किया है
ये उसी को अपोज करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, जिसने इसे प्रोड्यूस किया है ये उसी को अपोज करेगा, तो ये इसकी टेंडेंसी है। तो इसलिए जो ये अपोज करने की टेंडेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया कि ये उसको अपोज करेगा। अब अपोज करने का क्या मतलब हुआ, अपोज करने का मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे ये कॉइल ले रखा है, इस कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, अब यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसको हम इसके पास में लेकर आ रहे हैं, नॉर्थ पोल को हम इसके पास लेके आ रहे हैं। जब नॉर्थ पोल को हम इसके पास में लेकर आएंगे तो जैसे ही ये इधर की साइड आएगा तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेगी, एरिया को जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी तो देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम कहते हैं कि जो ये ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हुआ, अब ये क्या करेगा, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज करेगा। इसको प्रोड्यूस किसने किया, इसको प्रोड्यूस किया कि ये मैग्नेट अंदर आई तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, अगर ये मैग्नेट अंदर नहीं आती तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता ही नहीं। अगर मैग्नेट को हमने स्टेशनरी रख रखा है, इसको भी स्टेशनरी रख रखा है, मतलब देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं है, इंड्यूस्ड करंट। लेकिन जब हम इस नॉर्थ पोल को अंदर की साइड लेके आ रहे हैं, जब हम इसका मूवमेंट करवा रहे हैं, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आया, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, ये चाहेगा कि ये मैग्नेट अंदर ना आए, ये इस नॉर्थ पोल को अंदर नहीं आने देना चाहता। जब ये अंदर नहीं आने देना चाहता तो ये क्या करेगा, इसे अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए इसको यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जनरेट करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ पोल के पास में नॉर्थ पोल ले आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये इधर की साइड जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने कॉज को अपोज करता है, तो जब हम नॉर्थ पोल को इधर की साइड लेकर आ रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट हमें मिल रहा है। अब ये इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज कर रहा है, अपोज करने के लिए इसको नॉर्थ पोल को इधर भेजना है, इधर भेजना है मतलब इसको रिपेल करना पड़ेगा, रिपेल करने के लिए इसको यहाँ पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने ये, अगर आपको याद आ रहा हो, हम ऐसा बनाते थे क्लास 10th में भी और अभी 12th में भी हमने ये सीखा है। तो जब हम ये नॉर्थ पोल यहाँ पे इस तरह से बना रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, अगर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता है किसी भी लूप में तो वो जो फेस होता है लूप का वो क्या दिखाता है, वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस लूप को यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना है तो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होना होगा, वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जो करंट बहेगा वो कैसा जाएगा, वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो अभी आई होप आप लोगों को ये नेगेटिव साइन वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि नेगेटिव साइन क्या है। अब जरूरी नहीं है हमेशा कि हमारा जो ये लूप है उसमें एक सिंगल नंबर ऑफ टर्न ही होगा, देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो। तो जब मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे ये n लिख देते हैं। तो इसलिए फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन, व्हाट इज द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन, E is equals to minus n d phi upon dt. The induced EMF is directly proportional to the change in magnetic flux per unit time. ये इसके बराबर होता है। This is second law of Faraday's electromagnetic induction. नेगेटिव साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोगों को? एक बार मुझे थम्स अप दे देंगे जिन जिन लोगों को ये नेगेटिव साइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से थम्स अप देंगे। अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगी इस चीज को, ठीक है। दीपक बोल रहे हैं ओल ओके, शिवम, विशाल ओके, 3 जनों ने मुझे थम्स अप दिया है। बाकी के लोग, आप लोगों को भी क्लियर है? ओके, शिखा, क्रिस्टल क्लियर, ओके बेटा, ठीक है, ओके। मैम नो बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा, जैसे ही ये वाली मेरी क्लास खत्म होगी
वैसे ही जो भी मैंने नोट्स आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं वो सारे के सारे नोट्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, मैं ऐप पर भी अपलोड कर दूंगी। तो ऐप में मेरे कोर्स में आई थिंक आप लोग सब एनरोल्ड हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और उसके बाद में आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। ओके ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने देख लिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या आया, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब हमें क्या पता करना है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट। अब देखो ओम्स लॉ को याद करो थोड़ा सा। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता था, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां से अगर मैं करंट का फॉर्मूला लिखूं तो दैट इज V अपॉन आर। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम क्लोज्ड लूप पढ़ रहे हैं, तो हम इस V को क्या लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा वोल्टेज के बराबर ही है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, V की जगह हम E लिख देंगे, R हमारा R रह जाएगा। और ये जो हमें यहाँ पे करंट मिलेगा, दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और हमारे पास में इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया E अपॉन R। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके हिसाब से हम करंट को लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास में करंट का फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R। E अभी अभी हम लोगों ने निकाला है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये हमने अभी अभी देखा। अब ये R नीचे था तो हमने R यहाँ नीचे लिख दिया, दिस विल गिव अस द इंड्यूस्ड करंट। ये हमें इंड्यूस्ड करंट दे देगा। अगर हमें इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करें तो हम इसको और भी इलोबरेट कर सकते हैं। वो इलोबरेशन किस तरह से होगा, हमने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ पता किया, दैट इज एन डी फाई बाई डी टी, ये हमने बोला। फिर हमने कहा अगर हमें इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय द रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया माइनस एन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी। अब देखो चैप्टर नंबर 1 से हमें पता है कि जो करंट होता है उस करंट की का डेफिनेशन होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ये हमने पढ़ रखा है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी पुट कर देते हैं हम, I इस I की जगह तो क्यू अपॉन टी, और ये हो गया माइनस एन अपॉन आर डी फाई बाय डी टी। डी टी से डी टी हमारा कैंसिल हो गया, चार्ज हमारे पास में किसके बराबर आ गया, माइनस एन डी फाई। तो मतलब करंट कब मिलेगा, व्हेन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है तो हम लोगों का यहाँ पे कोई भी करंट, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा। तो व्हेन देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देन ओनली वी कैन गेट द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस यही हम लोगों को यहाँ पे पता करना था। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको एक बार मैं बहुत ही क्विकली आप लोगों को समराइज कर देती हूँ। समराइज हमारा किस तरह से क्या है, समराइज हमारा इस तरह से है। ओके, कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेंगे क्या। तो बेटा रिकॉर्डेड के लिए आप लोगों को मेरे पेड कोर्सेज हैं, मतलब अगर आप ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे क्लास 12th का कोर्स है आपके पास में। तो अगर आप उस कोर्स में एनरोल करते हो तो आप लोगों को पूरी क्लास 12th के लेक्चर्स बहुत ही डिटेल में, उनके साथ में आपके सारे एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के हैं, जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है जो पेड कोर्स है। इसके अलावा जो नीट और जेई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इनसे, वो भी वहाँ पे अलग से सेपरेटली आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो कैसे हैं, दे आर पेड कोर्सेज, वो आपको पेमेंट करके फिर लेना होता है। बट क्योंकि आप अभी लाइव क्लास में हो तो लाइव क्लास में जो भी बच्चे रहेंगे इनकेस उन लोगों को ये वाले पेड कोर्सेज लेने हैं जहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन, सारे के सारे न्यूमेरिकल सारी चीज़ें मिले, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको एक कोड दे दूंगी। तो उस वाले कोड को यूज़ करके आप बहुत ही मिनिमम प्राइजेस पे, बहुत कम प्राइजेस पे ये सारा कोर्स ले सकते हो। ये कह रहे हैं मैम रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस कहीं गया नहीं है, यहीं पर ही है।
आप इसको n/r, जो ये हमारा r था n/r, वो लिखने में थोड़ा सा ऐसे आ गया, बाकी ये कहीं नहीं गया है, -n/r, जो रेजिस्टेंस अपना पहले जहां था वो वही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस गायब नहीं हुआ है। दीपक पूछ रहे हैं, दीपक बेटा रेजिस्टेंस वही है, डिवाइड बाय आर ही रहेगा। ओके हाँ ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखिए बेटा, ये सेम ही है। अपने पास में dq इज इक्वल्स टू -n/r d∅, ये यहाँ पे मैंने यहाँ तक r लिखा था, यहाँ पे लिख नहीं पाई थी, ये r यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। देखिए लेंज लॉ कौन सा है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट वाज लेंज लॉ ओनली। कौन सा, जो मैं आपको बता रही थी ना अभी, कि अगर कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे, आपके पास में ये कॉइल है, मैग्नेट को आप लेकर आते हो, अगर नॉर्थ पोल है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की क्या टेंडेंसी होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की टेंडेंसी होती है कि वो खुद ही के कॉज को अपोज करता है। तो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को अपोज करेगा। ये जो फिनोमिना है इसे हम लेंज लॉ कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये करता क्यों है ऐसा, ठीक है, मतलब आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है कि ये जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ये क्यों अपोज कर रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो अपोज ये इसलिए करता है क्योंकि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करना होता है। हम कहते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी है वो कहता है एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये हमारी क्या रहती है, ये हमेशा कंजर्व्ड रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर हम कोई भी यहाँ पे फिजिक्स का कोई भी बेसिक पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मतलब हमें कंजर्वेशन का लॉ, जो मास के कंजर्वेशन का लॉ है, एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है, इन सबको तो फुलफिल करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है ना, कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो खुद ही के कॉज को अपोज कर रहा है, वो इसीलिए करता है ताकि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल कर पाए। अच्छा एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम प्राइस कितना है कोर्स का। बेटा ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आई थिंक ज़्यादा प्राइसेस लिखे हुए रहेंगे, लेकिन आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको एक कोड दे दूंगी, तो उस कोड से अगर आप लोगे तो दैट विल बी वेरी 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 चीप फॉर यू पीपल, बहुत कम पैसों में मिल जाएगा वो आपको, वो कोड लगाने से 70-80% तक का डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलो लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे फोकस करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, पोलैरिटी से हमारा क्या मतलब है, पोलैरिटी से मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा। तो ये एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आपको लेंज लॉ की तरफ लेके चलती हूँ। देखो यहाँ पे हमने कहा जब नॉर्थ पोल आया तो इसको रिपेल करने के लिए ये जो हमारे पास में कंडक्टर है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल कब क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा हमारा जब यहाँ पे जो हमारी करंट है वो कैसे मूव करेगी, जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर मूव करेगी तो हम लोगों को यहाँ पे नॉर्थ पोल मिलेगा। तो क्योंकि इस इंड्यूस्ड करंट को इसे अपोज करना है तो ये इंड्यूस्ड करंट कैसे फ्लो होने लग जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगी, पहली बात। अब हम कहते हैं दूसरी बात में हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे जो लेके आ रहे हैं वो हम यहाँ पे साउथ पोल लेके आते हैं। अब जब हम साउथ पोल लेके आएंगे तो साउथ पोल को लेके आएंगे तो ये वापस इसको अंदर, अगर हम इधर की साइड लेके आ रहे हैं, अभी मैं एक केस ले रही हूँ, अगर हम इसे इधर की साइड लेके आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, इसे रिपेल करना चाहेगा। तो रिपेल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब ये साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट करेगा तो आप देखो साउथ पोल में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, दैट इज क्लॉकवाइज। आई होप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये सारे की सारी चीजें आपको समझ आती है। क्लॉकवाइज कौन सा होता है, जो 12 यहाँ पे लिखा है आपका, उसके बाद में क्या है आपके पास 3 है, 6 है, 9 है। तो अगर घड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है तो हम उसे क्लॉकवाइज कह देते हैं, अदरवाइज हम लोग उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो घड़ी के डायरेक्शन में चलना क्लॉकवाइज, उसके उल्टा चलना एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलो तो जब साउथ पोल इधर की साइड हम लेके आएंगे
तो अब इसकी टेंडेंसी है कि ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि साउथ पोल जब अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। और इंड्यूस्ड करंट की प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा, तो वो उसको रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो रिपेल करने के लिए यहाँ पे साउथ पोल का क्रिएट होना जरूरी है। साउथ पोल कब क्रिएट होता है? जब करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब ये इंड्यूस्ड करंट कैसे मूव करने लग जाएगा? अब ये यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे पास में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है, अब देखो जब करंट यहाँ पे मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि ऐसे हम बैटरी लगाते हैं, हम कहते हैं ये वाले चीज से करंट यहाँ से बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है, तो हम इसे पॉजिटिव बोलते हैं। फिर इस वाले लूप में इस तरह से जाके ये करंट यहाँ पे अंदर की साइड जहां आता है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव है इसे हम पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये नेगेटिव को नेगेटिव पोलैरिटी, मतलब इसका मतलब पोलैरिटी होता है। तो जहां से करंट आउट होगा दैट विल बी पॉजिटिव, जहां पे करंट अंदर आएगा दैट पॉइंट विल बी द नेगेटिव। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट में पोलैरिटी को पता करते हैं। पोलैरिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर कहीं पे लिखा, जैसे अभी यहाँ पे हम जब लॉ, लेंज लॉ पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड भी आया, ये कहता है द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब वही है, जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज कर रहा है, और अपोज कर रहा है तो इसकी पोलैरिटी कुछ इसी तरह हो जाती है, नॉर्थ पोल बना देता है, साउथ पोल बना देता है। नॉर्थ पोल बना रहा है तो करंट इस तरह से जाएगा, तो कहाँ पॉजिटिव बनेगा कहाँ नेगेटिव बनेगा, वो सारी चीजें यहाँ हो गई। ठीक है, यही सारी चीज है। अब हम कहते हैं आखिर लेंज लॉ का यूज कहाँ किया जा सकता है? तो देखो लेंज लॉ का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर है इस तरह से, तो हमारा ये जो थंब है वो किधर जा रहा है? इधर की साइड। तो ये क्या दे देगा हमें? करंट का डायरेक्शन दे देगा। तो हम लेंज लॉ का यूज करके भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और एक हमारे पास में राइट हैंड थंब रूल होता है, उस राइट हैंड थंब रूल को यूज करके भी हम लोग इंड्यूस्ड जो हमारा ये करंट है उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये मैंने आपको बात बताई थी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये वाली चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेंज लॉ हमारे पास में है, देखो लेंज लॉ किसके अकॉर्डेंस में है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इसको फॉलो करता है, इसीलिए इसका कुछ इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरह के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये लूप है, इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है। जब मैग्नेटिक, एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को जब हम इसके अंदर लाएंगे तो ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया को यहाँ पे क्रॉस करेगी। जब एरिया को क्रॉस करेगी मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हमको मिल गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे अंदर की साइड आया, अब अंदर की साइड में आया जब ये, तो अब ये लूप क्या करेगा? इस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो करंट क्या करना चाहेगा? वो करंट इसको अपोज करना चाहेगा। अपोज करने के लिए इसको क्या करना है? यहाँ पे इसके फ्रंट में इसको नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा ताकि ये इसको अपोज कर सके। नॉर्थ पोल कब बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो इस लूप में करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हम लेंज लॉ से करंट का, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, क्या हम लोग लेंज लॉ को यूज करके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए, कौन कौन बच्चे हैं जो अब लेंज लॉ का यूज करके इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं? ओके, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आ गए हैं आंसर, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया। एक बार दोबारा फिर बता देती हूँ अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है। देखो अब देखो अब क्या होगा, अब हमने कहा यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो ये इसको रिपेल करेगा।
अब जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये मैग्नेट अब इधर की साइड जा रही है, या फिर हम कह देते हैं हमने खुद ने मैग्नेट को बाहर की साइड रख दिया, अब मतलब इस वाले डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो अगर हम इस मैग्नेट को इस वाले डायरेक्शन में ऐसे मूव करवा रहे हैं, तो जब हम मूव इधर करवाएंगे तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही है वो कम होगी। कम होगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा, और उस इंड्यूस करंट की टेंडेंसी क्या है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज कर रहा है। अब यहाँ इस वाले केस में, लास्ट वाला केस देखना, लास्ट वाले केस में हमारा इंड्यूस करंट क्यों बन रहा है, क्योंकि हम मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं। जब इधर लेके जा रहे हैं तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट आ रहा है। तो अब ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, ये इंड्यूस करंट इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। अट्रैक्ट करने के लिए इस लूप का जो फ्रंट फेस है उसको कौन सा बनना पड़ेगा, उसको साउथ पोल बनना पड़ेगा, तभी तो ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सकता है। और साउथ पोल बनने के लिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखो लेंज लॉ को यूज करके हमने क्या कर दिया, लेंज लॉ का यूज करके हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को यहाँ पे पता कर लिया। ठीक है, तो लेंज लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है जो कहता है कि जो इसको कॉज करेगा उसी को अपोज करेगा। अगर आप अंदर की साइड लेके आ रहे हो मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा, वो इसको अपोज करेगा तो इसको पीछे की साइड रिपेल करेगा। रिपेल करने के लिए खुद को नॉर्थ पोल बना लेता है, और नॉर्थ पोल में करंट कैसा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा मैग्नेट इधर की साइड जा रहा है, इधर जा रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट अपने प्रोडक्शन को अपोज करेगा तो मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल बनेगा इसका मतलब क्या रहेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे बना लेगा, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक इंड्यूस्ड करंट को पता करने के लिए मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, आपको अपने राइट हैंड साइड की जो ये तीन आपकी दो फिंगर्स और थंब है, इनको क्या करना है, यू हैव टू पुट देम इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपकी फोर फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी फोर फिंगर, जो थंब है वो मोशन को या फोर्स को दिखाता है, और जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को देगी। तो अगर हमारे पास में कोई भी XYZ प्रॉब्लम आती है तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके भी इंड्यूस्ड करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमारा नया सिलेबस आया है उस नए सिलेबस में राइट हैंड रूल जो है, बेटा व्हाट्सएप पर तो नीट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, नीट रिलेटेड क्वेश्चंस सारे के सारे ऐप पर ही है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, आप उनमें देख लीजिए आपको जो सूटेबल लगता है। और अगर आपको कोड चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में, मैं आपको कोड दे दूंगी। ठीक है, चलो तो राइट हैंड रूल अभी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर बोर्ड का पर्सपेक्टिव देखें तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ईजी सा रूल है। आप तीनों को, जो आपका थंब है, मिडल फिंगर, फोर फिंगर, आप इनको परपेंडिकुलर रखेंगे। फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, थंब हमें मोशन के बारे में बताएगा, और जो मिडल फिंगर है दैट विल गिव अस द इंड्यूस्ड करंट्स डायरेक्शन। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से। आपके पास में अगर क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अंदर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत सारे ये क्रॉस लगवा देती हूँ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ है। अगर हम यहाँ पे डॉट्स लगाते हैं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर की साइड में। बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है हमारा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होगा, अब हम यहाँ पे मोशन करवाएंगे, अब यहाँ पे मूवमेंट होगा। इसके लिए पहले एक बार हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में हम क्या दे रहे हैं, डायग्राम में आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं,
क्रॉस का अभी अभी मैंने आपको मतलब बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, तो बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहाँ पे क्या रख रखा है, एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल रख रखा है। अब अगर कॉइल रख रखा है मतलब इसका ये कोई एरिया भी है यहाँ पे, इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो गया, दैट इज फ्लक्स, हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम इसे कांस्टेंट रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई चेंज ही नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। अगर हमें यहाँ पे करंट इंड्यूस करवाना है, इसका मतलब तो फ्लक्स को चेंज करवाना पड़ेगा। फ्लक्स को चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया को कम या ज्यादा करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो PQ वाली यहाँ पे एक हमने रोड लगा रखी है, ये हम मूवेबल रखते हैं। तो हम इस PQ को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम PQ को इधर शिफ्ट करेंगे तो आप देखो ऐसे एरिया कम हो गया, एरिया कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया, कम हुआ मतलब चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। अगर आप इसको इधर की साइड लेके आते हो, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके आ गए इसको, तो अब क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द यूनिट एरिया इंक्रीजेस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो अगेन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब हमें यही पता करना है कि आखिर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है कितना। और एक हम यहाँ पे ये कंसिडरेशन मान के चलेंगे कि जब हम इस PQ को इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, हमने फ्रिक्शनलेस इसको कंसीडर कर रखा है। आप फ्रिक्शनलेस या फिर ये जो कंडीशंस है वो हम फिजिक्स के हर नियम को पढ़ते टाइम रखते हैं, मतलब आप फिजिक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उस वाले टाइम में क्या रहेगा, उस वाले टाइम में आपको फ्रिक्शन नेग्लेजिबल मान के चलना होता है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। हम कहते हैं सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अदरवाइज हम एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हम हर कॉन्सेप्ट में कंसीडर करके चलते हैं। तो अब देखो ये PQ क्या है, PQ एरिया हमारा मूवेबल है, ये अंदर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि आखिर आपका फ्लक्स या इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो देखो आपके पास में यहाँ पे ये PQRS का एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, हम इसको PQRS ऐसे माने। तो जो भी रेक्टेंगल होता है उसका हमें क्या पता करना है, उस यहाँ पे ये वाला जो केस है, इस केस में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को पता करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पता करने के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला है -d∅/dt, ये फॉर्मूला है। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। अगर हमें करंट पता करना है तो हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे और हमें करंट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करने के लिए पहले फ्लक्स भी पता करना होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना है। तो अब देखो फ्लक्स जो है, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला BA cos थीटा। तो मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए कितना है, मैग्नेटिक फील्ड तो अपने को पता है कितना है भाई, अपन ने इनवर्ड ले रखा है, कांस्टेंट एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ले रखा है। हमें एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, और ये थीटा एंगल, थीटा एंगल हम मोस्ट ऑफ द टाइम 0 रखते हैं ताकि हमें मैक्सिमम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाए, ठीक है। तो देखो ये बातें, मतलब हम कह रहे हैं ना कि ये एरिया क्यों चाहिए, यहाँ पे मैंने एरिया निकाल रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ और ये सब चीजें। तो ये स्टार्टिंग कैसे हुई वो मैं बता रही हूँ। हम ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना चाहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना चाहते हैं मतलब E इज इक्वल्स टू -d∅/dt हमें चाहिए। d∅/dt के लिए सबसे पहले तो हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स क्या होता है BA cos थीटा, तो उसके लिए हमें एरिया भी चाहिए होगा। फिर चेंज इन फ्लक्स चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे फ्लक्स के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट है और रेक्टेंगल के लिए एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें यहाँ पे ये रेक्टेंगल मिल रहा है PQRS, ये इसकी लेंथ है और ये वाला जो हमारा पार्ट है दैट इज x। ठीक है, तो L इंटू एक्स हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है। जब L इंटू एक्स करेंगे तो एरिया मिल गया, फाई होता है B इंटू ए, तो बी ए कॉस थीटा। एरिया की जगह हमने लिख दिया LX, थीटा हमने ले रखा है 0 डिग्री ताकि फ्लक्स हमको मैक्सिमम मिल जाए। तो एक तो हमारे पास में ये चीज आ गया फाई। अब देखो ईएमएफ के लिए तो हमें क्या चाहिए, डी फाई चाहिए ना भाई, चेंज इन फ्लक्स चाहिए पर यूनिट टाइम, ये वाली चीज चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस फ्लक्स को डी फाई बाई डी टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसको माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की जगह लिख देते हैं BLX, लिख दें हम इसको BLX। जब हम इसको लिख रहे हैं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, जो लेंथ हमने ली वो हमने कांस्टेंट ले रखी है PQ की। PQ की लेंथ हमारी क्या है, PQ की लेंथ, इसको L नहीं लेते हैं हम, इस वाले को L लेते हैं और इसको X ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि X हम वेरी कर रहे हैं, L हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अभी एक बार इसको समझते हैं हम चीज को। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एरिया लिया, इस एरिया में यहाँ पे ये PQ रोड ले रखी है, दिस इज R, दिस इज S। PQ का जो वैल्यू है दैट इज L, ये वाली जो वैल्यू है दैट इज X। यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू B है, और हमें यहाँ पे EMF पता करना है। तो EMF के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, डी अपॉन डी टी, और फ्लक्स हमारा होता है BA कॉस थीटा। अब एरिया हमारा क्या होगा, लेंथ इनटू ये x वैल्यू है, और x कैसा है, वेरिएबल, हम इसको अंदर भी लेके आ सकते हैं बाहर भी, तो x हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो दिस विल बी d अपॉन डी टी, बी इंटू एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो b इंटू एल डॉट एक्स। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, आपका लेंथ ऑफ द रोड PQ हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, आपका x जो है दैट इज वेरिएबल, क्योंकि हम इसको अंदर लाएंगे तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, आप इसको PQ को इधर की साइड लाओगे तो x की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब x तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे dx अपॉन dt लिखा। अब देखो क्लास 11th याद करना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, dx अपॉन dt होती है, तो हम dx अपॉन dt की जगह क्या लिख देंगे, v। तो हमारे पास EMF क्या आ गया, B डॉट L डॉट V, दिस विल बी द EMF। क्लैरिटी है क्या ये चीज? बेटा मेरी आवाज लाउड हो सकती है क्या, आप लोगों को धीरे सुनाई दे रहा है क्या या फिर क्लियर है? मतलब कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे के स्पीकर्स में दिक्कत हो तो हो सकता है उन्हें कम सुनाई दे रही हो, बाकी के बच्चे एक बार मुझे बताएंगे। अच्छा बहुत तेज है, बेटा आप एक बार अपना जो भी स्पीकर है उसको थोड़ा तेज करो, मैं तो बहुत तेज बोलती हूँ, मुझे यही लगा कि कम कैसे आ रही है आप लोगों को आवाज। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे EMF क्या आ गया बेटा, EMF की वैल्यू आ गई हमारे पास में B डॉट L डॉट V। अब इंड्यूस्ड EMF तो पता कर लिया, अब इंड्यूस्ड करंट भी हमें पता करना है, तो इंड्यूस्ड करंट के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू E अपॉन R, E हमारे पास क्या आया, B डॉट L डॉट V अपॉन R, ये हमारे पास आ गया, तो दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट। तो दिस इज हाउ, अगर हमारे पास में मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो उसमें मतलब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल EMF भी हम इसे बोलते हैं, तो मोशनल EMF कैसे निकालते हैं, तो मोशनल EMF विल बी BLV, मतलब चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके चलो, ओके एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे माइनस साइन, बेटा माइनस साइन का जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट उसी को अपोज करेगा, तो उसके लिए हम माइनस साइन यहाँ पे लगाते हैं।
तो अगर मैंने माइनस साइन नहीं लगाया तो उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, वो उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं करता। अब देखो, अब बात आती है कि देखो हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब जो हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे हम लोगों को थीटा की फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा, कोई एंगल थीटा भी यहाँ हो सकता है। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये वो लेंथ एल है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, वेलोसिटी इसकी कुछ एंगल थीटा पे है, ठीक है। अगर वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे, अगर वेलोसिटी हमारी किस पे होगी, 90 डिग्री पे होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। अब ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का जो रेजोल्यूशन है वो हम लोग कहाँ पढ़ के आए हैं, वो हम क्लास 11th में पढ़ के आए। तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास में ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये किसी एंगल थीटा पे है, तो अब इस वेलोसिटी वेक्टर का यहाँ पे एक एक्स कंपोनेंट होगा और इसका यहाँ पे एक वाई कंपोनेंट होता है। जो जहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है उसके पास वाली लाइन को हम कॉस थीटा से लिख देते हैं, और जो उसके उधर की साइड लेते हैं उसे हम वी साइन थीटा लिखते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट आ गया। अब देखो, जो ये वी कॉस थीटा है इसके अलोंग तो हमारे पास में यहाँ पे कोई ईएमएफ है नहीं। हमारे पास जो ईएमएफ है वो किसके अलोंग है, वो सिर्फ और सिर्फ जो साइन थीटा का कंपोनेंट है उसके अलोंग है। इसलिए हम यहाँ पे ईएमएफ को माइनस बी एल वी साइन थीटा लिख देते हैं। अच्छा, जो बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैडम माइनस साइन कहाँ गया, तो मैंने आपके लिए माइनस साइन वापस लगा दिया है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर माइनस साइन लगाया है इसका मतलब हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कभी इसको नहीं लगा रहे हैं तो मतलब आप समझ के रखिएगा कि दिस माइनस साइन हमारे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, मैग्नीट्यूड पे इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके कहने पे वापस मैं इस माइनस साइन को लगा दे रही हूँ, E इज इक्वल्स टू माइनस बी एल वी साइन थीटा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक बात आती है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये बात ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, या फिर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, या फिर एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। ये हम कहते हैं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल में है, या मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ये पैरेलल में, इन शॉर्ट आप कह सकते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ ये तीनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो देयर विल नॉट बी एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है। पैरेलल जब भी होते हैं बी, वी और एल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे डेवलप नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, थीटा 0 आते इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया, इसका मतलब वहां पे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। तो आप तो ये सिंपली इस चीज को ध्यान रखेंगे कि व्हेनेवर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ, they are parallel to each other, then there will not be any induced EMF, otherwise there will be induced EMF. Okay students, चलो अब हमारे पास में यहाँ पे टॉपिक है कि अगर हमने कोई एक रोड ले रखी है और उस अब अगर आप पहले तो हमने क्या लिया था, रोड लिया था, इसका हम इस तरह से मोशन करवा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने रोड ले रखी है, अब हम इसको ऐसे मूव नहीं करवा के, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करवा के, अब हम इसका ऐसे रोटेशनल मोशन करवा रहे हैं। तो अब हम पूछते हैं कि जब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस टाइम में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उस टाइम में फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, उस टाइम इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। अब कई बच्चे कह सकते हैं कि मैम एनसीईआरटी में तो ऐसा टॉपिक कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। बेटा एनसीईआरटी में अभी क्या हो गया है, एनसीईआरटी में ऐसा हो गया है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो थ्योरी में से उन्होंने ऐसे रिमूव कर दिए, उनको हटा दिया, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम ऐसी रिस्क तो नहीं ले सकते कि हम उस टॉपिक को कवर ना करें,
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर क्वेश्चन दिया है तो एनसीईआरटी तो कल को कह देगा कि भैया क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब टॉपिक तो पढ़ना ही था। तो आपको जो जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल थॉरोली मैंने पूरी एनसीईआरटी को स्टडी किया है, एक एक क्वेश्चन को देखा है, और उसके बाद में मैंने ये टॉपिक्स को यहाँ पे इंक्लूड कर करके मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि एनसीईआरटी से कुछ ना छूटे, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई नीट वगैरह में तो अपन पढ़ते ही हैं, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ रहा है और उसको लग रहा है कि मैम ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, तो बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी में इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट है तो मतलब अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, वरना सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो एनसीईआरटी हमें इनको सॉल्व करवा रही है, मतलब दे वांट अस टू नो द टॉपिक। चलो बात क्या हो रही है, बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी रोड को रोटेट करवाएंगे तो हमने कहा ये सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे मूव हो रही है। अब जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो रोटेशनल मोशन में हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी, या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर हमने क्लास 11th में और क्लास 12th में भी एक बहुत ही फेमस सा एक रिलेशन पढ़ रखा है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा विल बी v अपॉन आर। तो ये दो तीन हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, ये क्लास 11th में भी पढ़े थे और क्लास 12th में भी हम इनको पढ़ रहे हैं। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो ये रोड हमारी ऐसे थी, यहाँ पे सेंटर में एक यहाँ पे इससे अटैच्ड है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस सर्किल से अटैच्ड है। अब अगर हम इसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखो ये क्रॉस लगा रखे हैं, ये क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अब मूव कर रहा है, क्योंकि ये सर्किल में मूव कर रहा है इसलिए वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगल क्या बना रहा है, किसी पॉइंट यहाँ पे क्यू पे जाने पे थीटा एंगल ये बना रहा है। तो अब जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर क्रॉस करेगा तो देयर विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स से हमें क्या मिल जाएगा, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वी विल गेट द इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें फ्लक्स पता होना चाहिए, और फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये तो हमें पता है। लेकिन अब हम बात करते हैं एरिया की। अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो किसी भी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सबको पता है ये वाली बात कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर्किल के लिए, पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास में क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। थीटा हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं ताकि हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिले। तो आपके पास में फाई कितना आ जाएगा, फाई आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम कहते हैं जब ये पूरा का पूरा ऐसे मूव करता है, मतलब पी पॉइंट से यहाँ से मूव करके वापस पी पॉइंट पे ये आ रहा है, पूरा सर्किल ऐसे बना रहा है, तो इसने एरिया कितना कवर किया, 2 पाई एरिया कवर किया। ठीक है, 2 पाई एरिया कवर किया। ठीक है, 2 पाई एरिया कवर्ड इन पाई आर स्क्वायर, पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे थीटा एंगल ले रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि थीटा एंगल के लिए जो इसने एरिया कवर किया ये मुझे पता चल जाए। तो अब थीटा एंगल के लिए मुझे जो एरिया चाहिए उसके लिए मुझे एक छोटी सी यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने कहा अगर 5 टॉफी आती है 10 रुपए की, तो 10 टॉफी आएगी 10/5 इंटू 10 की। हम कुछ इस तरह से करते हैं, एक ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एक कोई चीज है वो 4 रुपए की आती है तो 5 कितने की आएगी, 4/1 इंटू जो भी हम लोगों को चाहिए होता है। तो इस तरह से हम ये वाला एक फॉर्मूला है मैथ्स का जो हम यूज करते हैं कि अगर एक चीज आती है 15 रुपए की तो 2 आएगी 15/2 इंटू 15/1 इंटू 2, मतलब 30 रुपीज की। हम इस तरह से करते हैं। तो वहीं पे मैंने कहा पूरा का पूरा मतलब
0 से लेके 2 पाई तक जो आएगा तब पाई आर स्क्वायर आता है। तो फिर अगर थीटा एंगल के लिए चाहिए तो कितना आएगा, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। वो फॉर्मूला क्या कहता है, 2 पाई एरिया कवर करने के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई के लिए पाई आर स्क्वायर हुआ। अगर यूनिट एरिया कवर करना है, यूनिट एरिया कवर करना है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई के लिए कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर बाय 2। अब मैं कहती हूँ थीटा के लिए चाहिए, थीटा के लिए चाहिए तो आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। तो हमारे पास में जो एरिया का फॉर्मूला आ गया, वो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला आएगा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। दिस विल बी द एरिया फॉर द रोटेशन ऑफ ए रोड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताओ एक बार, ये जो मैंने एरिया बताया ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा बताऊंगी, जल्दी बोलो। ये जो मैंने एरिया बताया, देखो एरिया में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हम रोड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा एरिया नहीं कवर कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक थीटा एंगल तक ही कवर कर रहे हैं। अब आप बताओ ये थीटा एंगल तक का एरिया मुझे चाहिए, तो मुझे कोई फॉर्मूले, कोई मैथ्स के फॉर्मूले तो यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ही ना, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम थोड़ा सा रिपीट कर दो, तो ठीक है मैं यहाँ पे एक बार आपको रिपीट करके इस चीज को बता देती हूँ। मैंने कहा मेरे पास में एक कोई रोड है, इस रोड में हम चाहते हैं इंड्यूस्ड करंट, मेरे पास एक कोई रोड है और मैं चाहती हूँ कि इसमें क्या हो, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाए। अब इंड्यूस्ड करंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड करंट के लिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा कि ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इस वाली रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लेकिन अभी तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी स्टेशनरी है, तो मतलब अभी तो कुछ नहीं हो सकता, चेंज ही नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो यहाँ इंड्यूस करंट नहीं आएगा। लेकिन हमें तो इंड्यूस करंट चाहिए इस वाली रोड में, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मूव करवाएंगे। जब मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रॉस होगी, फ्लक्स में चेंज होगा। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इस वाली रोड में इंड्यूस करंट आ जाएगा। अब इस रोड जो है इसका मूवमेंट कैसे करवा सकते हैं, यहाँ से यहाँ लेके आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ लेके आ सकते हैं, इधर से उधर, मतलब इस तरह से हम उसको मूव करवा सकते हैं। एक तरीका ऐसा भी है कि हम इसको ऐसे रोटेशनल मोशन करवा दें, वो भी तो एक तरीका है कि हम इसको रोड को ऐसे घुमाएं। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इसको ऐसे तेजी से घुमाती हूँ तो भी इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो सकता है। जरूरत पड़ती है, जनरेटर, डायनेमोज, इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं उन सब में इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेशन करवा रहे हैं। जब रोटेशन करवाएंगे तो ऐसे किसी सर्किल में रोटेट करवाना है, जो सर्किल है उसका सेंटर हमने यहाँ पे ले लिया, इस तरह से रोटेट करवाया। तो अब ये हमारी रोड है, यहाँ सेंटर से हमने इसको बांध रखा है, यहाँ पॉइंट पी पे बांध रखा है। अब इसको ऐसे मूव करवा रहे हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हम इसको पॉइंट पी से यहाँ किसी पॉइंट क्यू पर लेके गए तो यहाँ एंगल थीटा बना, ये किसी ओमेगा वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे गया, और हमने कहा कि अब जो ये रोड है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा हो जाएगा जब ऐसे ये मूव करेगा। लेकिन अब बताओ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना, वो इंड्यूस्ड करंट होगा कितना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी, और करंट के लिए फॉर्मूला है ई अपॉन आर, यहां से पता कर सकते हैं। लेकिन अब ईएमएफ के लिए पहले चेंज इन फ्लक्स का पता होना जरूरी है, तो अब फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास में फ्लक्स के लिए। अब बी ए कॉस थीटा, भाई मैग्नेटिक फील्ड तो हमने खुद ने दे रखा है तो हमें पता है उसके बारे में, लेकिन एरिया अब हमें पता करना है। अगर हमें एरिया पता करना है तो अब एरिया हमने ये थीटा एंगल तक रख रखा है, तो अब ये एरिया कितना होगा इसके बारे में पता करना तो जरूरी है हमें कि कितना एरिया रहेगा ये। तो ये एरिया पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर ये पूरा ऐसे यहाँ से घूम के यहाँ तक आती है
तो मतलब 2 पाई यहाँ पे एंगल बनता है। 2 पाई एंगल में इसने एरिया कितना कवर किया, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इसने एरिया कवर किया। अगर ये यूनिट एंगल मतलब 1 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, यूनिट एंगल पे जाती है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इट इज आर स्क्वायर बाय 2। अब मैं कहती हूँ कि इसने कितना एंगल, 1 डिग्री नहीं किया, इसने थीटा डिग्री एंगल तक इसने मूव कर लिया। तो अगर थीटा के लिए मूव किया तो हम थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा। तो हमने बी लिखा, एरिया की जगह आर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा 0 ले लो, अगर थीटा 0 ले लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, इसको रब करते हैं फिर यहाँ पे लिख लेती हूँ। आपने यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 ले रखा है, तो आपके पास में कॉस 0 1 हो गया। अब थीटा देखो, मैंने कहा था ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, तो हम थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो हम थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फाई इज इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास फाई आ गया। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आपके पास में, ईएमएफ आपके पास होता है E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हो गया d अपॉन डी टी, और फाई की जगह आप लिख दो बी आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा टी। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। जब हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, क्योंकि ये जो t है वो t से तो t कैंसिल हो गया, और डी थीटा अपॉन डी टी हम लोगों ने ओमेगा लिख दिया। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। अब कई लोग बोल सकते हैं कि मैम इसका यूज कहाँ पे होगा। एक एग्जाम्पल है अपनी एनसीईआरटी का जिसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला दे रखा है और उसके बाद में सॉल्व किया हुआ है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं पता होगा तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो यूज करके हम लोग उस न्यूमेरिकल को, उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आ गई अब सब लोगों को किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। बस हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए था और उसका फॉर्मूला आया है 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस ऑफ द सर्किल है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, बच्चों के थम्स अप आ रहे हैं, इसका मतलब क्लैरिटी हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब है कि अगर हम मतलब अभी हमने ये जो एक सर्किल लिया था, अगर इस सर्किल में हमने एक रोड नहीं लेके यहाँ पे बहुत सारे व्हील्स ले लेते हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे ज्यादा व्हील्स ले भी लिए यहाँ पे तो भी हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आएगा वो सेम ही आएगा जो अभी पहले आया था, E इज इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, वही सेम फॉर्मूला। ये भी एक आपके पास में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास में यहाँ पे भी जो ईएमएफ आता है दैट इज 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो अगर सर्किल में जितनी भी वो ये आपके पास में लाइंस है वो सब सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल की तरह काम करती है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ई इक्विवेलेंट जो एक रोड के लिए आता है वो ही सबके लिए भी आएगा। एनर्जी कंसिडरेशन की बात अब अगर हम करते हैं यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है बच्चों। तो देखो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 घंटे होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे आई थिंक अब ऐसा हो गए हैं कि भैया 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, अब उन्हें ब्रेक चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप ये अपना ऐप सब लोग डाउनलोड करके रखिए।
जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, जो इसके आगे वाली क्लास होगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, मोबाइल का इंटरनेट डेटा ओवर हो गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चों, तो आज अगर इंटरनेट डेटा ओवर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आज इतना करते हैं, अगली वाली क्लास में हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे। अभी तक आप मुझे बता दीजिए एक बार, जो आज हमने पढ़ा है वो सब लोगों को क्लियर है क्या? अगर वो सब लोगों को क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज जो जो आपको डाउट्स है उनको एक बार मैं दोबारा बताऊंगी और उसके बाद में हम पढ़ेंगे। ऑल क्लियर है बेटा सब लोगों को? चलो क्लियर, यस मैम, ठीक है, बच्चों के आ रहे हैं अब मेरे पास में, ठीक है, सब क्लियर है। ओके, सीसी मतलब आई होप क्रिस्टल क्लियर होता होगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं, हमने इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, जो मेन हमारे हैं वो सब हमने पढ़े हैं। और ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज करवा दूंगी बहुत ही क्विकली, और उसके बाद में हम लोग आगे का पढ़ लेंगे। चलो बच्चों, किसी की कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो बच्चों, ठीक है, सबको समझ आ गया, दैट्स वेरी नाइस। पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अभी जितना हो गया है वो सारा शेयर करती हूँ, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाली क्लास पढ़ेंगे। ओके चलो बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।